हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 4 करेंगे, पदार्थ, धातु और अधातु। तो हमने पढ़ा है कि धातु क्या होती हैं और अधातु क्या होती हैं, पाठ में हमने पढ़ा है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो ये सिलेंडर है, यहाँ पर ये तवा है, ये चकला है, ये गैस है, ये चाकू पड़ा है, यहाँ पर ये टिन है और ये बहुत सारे बर्तन हैं यहाँ पर। और ये मटका है, ये भी मटका है, ये ऊपर इसके लोटा उल्टा हुआ है, जग वग है, गिलास है, यहाँ पर केला है। तो यहाँ पर ये मुड्डी सी है, इधर ये बोरी है और ये डिब्बा है। ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह दिखा रखी हैं। तो तुम्हें इस चित्र में कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी मैंने लिख दी हैं। और भी आपको कुछ दिखाई देता है तो यहाँ पर लिख देना। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं तो जो धातुओं से बनी हैं। बर्तन धातुओं से बने हैं, गैस चूल्हा भी धातुओं से बना है, सिलेंडर, डिब्बा, खिड़की, चाकू, तवा, ये सभी धातुओं से बने हैं। तुम अपने दैनिक जीवन में ऐसी और कौन सी चीज़ों को काम में लेते हो जो धातुओं से बनी होती हैं। गाड़ियाँ होती हैं धातुओं से बनी, बर्तन होते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, कुर्सी, प्रेस, तार, फ़ोन, आभूषण और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो धातुओं से बनी है। इनके अलावा और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख देना। गतिविधि 1 है, तुम एल्युमिनियम का एक मोटा तार लो, एक छोटा हथौड़ा लो। हथौड़े से एल्युमिनियम की तार को कुछ देर तक पीटो। पीटने पर क्या ये टूट जाता है या फैल जाता है? तो यह फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है, जैसे सीट होती है। इसी प्रयोग को तुम तांबे और लोहे की तार के साथ करके देखो और अपने अवलोकन लिखो। वो भी फैल जाते हैं। तांबे और लोहे की तार को अगर हम पीटते हैं तो वो भी फैल जाते हैं और सीट सी बन जाती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर सीट या चादर में परिवर्तित किया जाता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। आघातवर्धनीयता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आघात को सहन करती हैं और इनको पीटते रहते तब भी ये टूटती नहीं, ये फैल जाती हैं, ऐसे चौड़ी हो जाती हैं। यह प्रयोग हमें बताता है कि धातुएं कठोर होती हैं, पारे को छोड़कर। पारा लिक्विड होता है, मतलब पारा द्रव होता है, कठोर नहीं होता है। और धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं और इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। तांबे का एक तार लो, उसके एक सिरे को मोमबत्ती की लो पर गर्म करो। एक तांबे का तार लेना है और यहाँ पर मोमबत्ती लगा देनी है जलती हुई और इसको गर्म करना है। तार का दूसरा सिरा छू कर देखो तो गर्म हो जाता है। इसको सावधानी से छूना, बस थोड़ा सा, ये गर्म हो जाता है। ये लिख दिया, गर्म हो जाता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम व लोहे की तार को भी अगर हम करके देखेंगे, गर्म करके वे भी गर्म हो जाते हैं। उनका एक सिरा गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो धातु का यह गुण बताता है कि धातु ऊष्मा के सुचालक हैं। जब भी किसी धातु को उसके एक सिरे से गर्म किया जाता है और दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाती है तो बोलते हैं धातु ऊष्मा की अच्छी चालक है। क्योंकि अगर एक डंडी ली हमने और डंडी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो गर्म नहीं, ये वाला सिरा गर्म नहीं होगा, वो यहीं पर जल जाएगी। तो वो ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं है, यानी सुचालक नहीं है। लेकिन जो धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की अच्छी चालक होती है, यानी सुचालक होती हैं। गतिविधि 3 है, एक पुराना सेल लो, एक छोटे हथौड़े से उसे तोड़कर बीच की जो छड़ होती है उसके अंदर उसको बाहर निकालो। यह छड़ कार्बन की बनी होती है। इसे हथौड़े से पीट कर देखो तो क्या हुआ। भाई सेल के अंदर जो रोड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है और ग्रेफाइट अधातु होता है। तो क्या यह धातु की तरह फैल गई? अगर उसको पीटते हैं तो वो फैलती नहीं है, वो टूटकर बिखर जाती है। तो यह प्रयोग हमें क्या बताता है? यह प्रयोग हमें बताता है कि ठोस अधातुएं कठोर नहीं होती हैं। हीरा कठोर होता है लेकिन जो और अधातुएं होती हैं वो कठोर नहीं होती है, इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये भंगुर होती हैं, जैसे ईंट को तोड़ते हैं वो बिखर जाती है, तो वो कठोर नहीं होती हैं, वो आसानी से टूट सकती हैं। प्रश्न 2 है, नीचे बनी तालिका के आधार पर धातुओं को उनके जल के साथ क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो ये देखिए, ये धातुएं दे रखे, सोडियम, कॉपर, जिंक और मैग्नीशियम। जल के साथ ये कैसे अभिक्रिया करती हैं? कोई तो जल्दी अभिक्रिया करती, कोई देर में करती है। तो यहाँ पर ये लिख रखा है सोडियम का बहुत छोटा टुकड़ा लेना है और सादे पानी में अगर उसको डालते हैं सर की आवाज़ आती है और फिर शीघ्र ही आग लग जाती है। तो वही देखिए, हमने पढ़ा था कि जो
ईंधन बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो ये देखिए लगभग ऐसी ही अभिक्रिया गर्म पानी में अगर करेंगे तो और भी जल्दी आग पकड़ लेती है। इसी तरह से कॉपर को अगर पानी में डालेंगे तो उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, गर्म पानी में भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जिंक को डालेंगे तो सादे पानी में कोई अभिक्रिया नहीं होगी और गर्म पानी में अभिक्रिया तो होगी पर देखने में कुछ महीने का समय लग जाएगा, मतलब कुछ महीनों में ये अभिक्रिया करेगी। अगर पानी में पड़ी रहेगी गर्म पानी में, और काफ़ी महीनों में ये अभिक्रिया करेगी। मैग्नीशियम अभिक्रिया होगी मगर इतनी मंद कि दिखाई नहीं देगी। मैग्नीशियम से अभिक्रिया तो होगी पानी की, लेकिन बहुत ही धीरे होगी। ये उबले पानी में अगर इसको रखेंगे तो मैग्नीशियम की सतह से छोटे छोटे हाइड्रोजन के बुलबुले उठने लगेंगे। तो भाई इसमें देखिए सबसे क्रियाशील धातु ही सोडियम, क्योंकि सोडियम शीघ्र ही आग पकड़ लेती है जल के साथ अगर रखते हैं तो उसको। तो सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु फर्स्ट पे ही आएगा। उसके बाद कॉपर तो कोई अभिक्रिया इससे भी नहीं हुई, इससे भी नहीं हुई, इससे भी कोई अभिक्रिया नहीं हुई और इसमें कुछ महीने लग गए। अब मैग्नीशियम देखिए अभिक्रिया तो हुई लेकिन बहुत धीरे हुई, और अगर थोड़ा सा उबाल देंगे पानी को तो उसमें बुलबुले उठने लगेंगे, इसका मतलब अभिक्रिया हुई है। तो सेकंड नंबर पे आएगा मैग्नीशियम। उसके बाद यहाँ पर देखिए कोयसे में भी अभिक्रिया नहीं हुई, यहाँ पर भी अभिक्रिया नहीं हुई, यहाँ पर भी। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा जिंक। तो ये तीसरे पे हमने जिंक लिख दिया है। उसके बाद कॉपर रह गया चौथे नंबर पर। तो ये है कि जल के साथ क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखो, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है तो इसको ऐसे Cu कॉपर, फिर कॉपर से ज़्यादा जिंक, जिंक से ज़्यादा मैग्नीशियम और मैग्नीशियम से ज़्यादा सोडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हमने घटते क्रम में लिख दिया है, पहले इसका उल्टा लिख देंगे। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए तत्वों को धातुओं और अधातुओं में छांटो। ये तत्व दे रखे हैं, इनमें से कौन सी धातुएं हैं और कौन सी अधातुएं हैं। यहाँ पर देखेंगे धातुएं कौन सी है। लोहा धातु है, तांबा धातु है, सोडियम भी धातु है, निकिल और चांदी और पारा भी धातु है, लेकिन ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये ही धातु हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया लोहा, तांबा, सोडियम, निकिल, चांदी और पारा। इसके बाद अधातुएं जो बच गई वो अधातुएं जैसे सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीरा और क्लोरीन। किन गुणों के आधार पर तुमने धातुओं को अधातुओं से अलग किया है। तो जो धातुएं जो होती हैं कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, तन्य होती हैं, उनके तार बनाए जा सकते हैं, सुचालक होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। आघातवर्धनता मतलब अगर उनको पीटा जाए हथौड़े से तो फैल जाती हैं, टूटती नहीं है, मतलब उनकी चादर बनाई जा सकती हैं। ध्वनिक होती है, उनमें अलग सी ध्वनि निकलती है, जब भी उनको बजाया जाता है तो टन टन की आवाज़ निकलती है। तो इस आधार पर हमने धातुओं और अधातुओं को अलग किया है। यह है गतिविधि 4। 3 बर्तन लेने हैं, 2 बर्तन में उबला पानी और 1 बर्तन में नल का पानी डालना है। तीनों बर्तनों में एक एक कील डालनी है। उबले पानी के बर्तन को ढक्कन से ढक दिया है और बाकी दोनों को खुला रख दिया है। बंद है तो इसमें है उबला पानी, ये उबला पानी है, ये भी उबला पानी है और ये है नल का पानी। तो एक दिन बाद तीनों कीलों को बर्तन से बाहर निकालो और अवलोकन करो। इनमें एक एक कील डाल देनी है इन डिब्बों में। तो 1-2 दिन बाद हम कीलों को देखेंगे तो तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया। ए में, ये हमने ए मान लिया है, ए में ऑक्सीजन का संपर्क नहीं होगा तो जंग नहीं लगेगा। तो देखिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, लेकिन ये डिब्बा तो बंद है और ये पानी में बिल्कुल कील डूबी हुई है, तो इस पर जंग नहीं लगेगा। और जो बी है, बी उबले पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से जंग नहीं लगेगा। जो उबला पानी होता है उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए इतनी जल्दी जंग नहीं लगेगा 2-3 दिन में। और सी है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन व जल दोनों है तो जंग लगेगा। तो इसमें ये उबला पानी नहीं है, नल का पानी है, तो इसमें ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, तो यहाँ पर जंग लगेगा, इसमें जंग लगेगा सी वाले में। अब इसी प्रकार की 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ करो और क्या होगा। तो किसी भी कील पर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि जो कील होती है उसके ऊपर तेल लगा रखा है ऐसे, तो ये इसके ऊपर एक आवरण सा बना देते हैं जिससे ना तो ये पानी के संपर्क में आएगा और ना ही ऑक्सीजन के संपर्क में, तो इस पर जंग नहीं लगेगा। कुछ खाद्य पदार्थों जैसे खट्टे फलों, चटनी, अचार, दही आदि को तांबे, जस्ते, एल्युमिनियम और लोहे के बने पात्रों में नहीं रखा जाता। अचार वगैरह को, चटनी को, खट्टी चीज़ों को
किस में नहीं रखा जाता? लोहे या फिर एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखा जाता, क्योंकि इन खाद्य पदार्थों में दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं जो इन धातुओं से क्रिया करके जहरीले यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिससे भोजन विषाक्तता होती है। क्योंकि अगर अचार वगैरह को हम लोहे के या फिर एल्युमिनियम के बर्तनों में अगर रख देते हैं तो इनके अंदर जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो धातु से क्रिया कर लेते हैं और जहरीले पदार्थ बना देते हैं, जिससे जो अचार वगैरह जो हमने डिब्बों में डाला है वो खराब हो जाता है, वो जहरीला हो जाता है और उसको खाने से हमें भोजन विषाक्तता हो जाती है और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। प्रश्न 4 है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखो। लोहे पर जंग लगना, तो ये है आयरन। आयरन के लिए Fe लिख दिया है, ऑक्सीजन के लिए O2 लिख दिया है और जल के लिए H2O। लोहे पर जंग कब लगती है? जब ऑक्सीजन भी हो और पानी भी होता है, तो ये फिर क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनती है। जिंक का टुकड़ा कॉपर सल्फेट विलयन में रखा जाता है, तो ये है कॉपर सल्फेट जमा जिंक। कॉपर सल्फेट को ऐसे लिख दिया है, जिंक को Zn लिख दिया है, तो ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। इसके बाद है सल्फर का वायु में दहन, तो ये सल्फर के लिए S लिख दिया है, ऑक्सीजन और ये SO2 गैस बन जाती है। ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के साथ क्रिया, तो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, तो पानी बन जाता है, जल बन जाता है। कार्बन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। प्रश्न 5, नीचे दी गई धातुओं को उनके उपयोगों के साथ मिलाओ। तो यहाँ पर ये दे रखा है, जैसे एल्युमिनियम। एल्युमिनियम से क्या क्या बनता है? एल्युमिनियम से बर्तन बनते हैं और हवाई जहाज भी बनाया जाता है। तांबे से क्या बनते हैं? तांबे से बर्तन भी बनते हैं और बिजली के तार भी बनते हैं। उसके बाद लोहे से मशीनें बनती हैं और पिन और कीलें भी बनती हैं। उसके बाद है चांदी से उच्च परावर्तक शक्ति वाले दर्पण बनते हैं। जो शीशे होते हैं जिनमें हम अपना चेहरा देखते हैं, उनके पीछे जो लेयर लगी होती है वो चांदी की लगी होती है और आभूषण भी बनते हैं। और जो पारा वेपर लैंपों में डाला जाता है और थर्मामीटर में डाला जाता है। लेड जो होता है वो ऑटोमोबाइल की जो बैटरी होती है उनमें डाला जाता है। और लोहा देखिए, ये भवन निर्माण में भी जो सरिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो लोहा भवन निर्माण में भी काम आता है। तो यहाँ से देख के आप मिलान कर लेना। अब आते हैं कारण बताओ, प्रश्न नंबर 6 पर। निकल, क्रोमियम, सोना और प्लेटिनियम जैसी धातुओं पर जंग नहीं लगता, क्योंकि ये धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, इसलिए इन पर जंग नहीं लगता। चांदी के गहनों जेवरात को लंबे समय तक हवा में रखने पर काले क्यों पड़ जाते? क्योंकि चांदी की वायु में उपस्थित सल्फर के साथ, मतलब वायु में सल्फर होता है, उसके साथ अभिक्रिया हो जाती है, तो सिल्वर सल्फाइड की जो परत बनती है वो काले रंग की होती है और वो चांदी के गहनों पर जम जाती है और जिससे वो काले पड़ जाते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं प्रकृति में मुक्त रूप में पाई जाती हैं। भाई ये जो ज़्यादा क्रियाशील होगा तो वो क्रिया करेगा, एक दूसरे के साथ रहेगा, और क्रियाशील ही नहीं है, उसमें मेल मिलाप का कोई भी गुण नहीं है, तो वो अकेला ही रहेगा। तो ऐसे ही जो दोस्त क्रियाशील जो होते हैं वो दोस्ती करते हैं तो वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त पाए जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है, ऐसे सुन्न बैठा रहता है, तो वो अकेला ही रहता है ज़्यादातर मुक्त अवस्था में, मतलब अकेला ही। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो मैंने समझाने के लिए बताया है, ये उत्तर लिखेंगे क्योंकि अधिक क्रियाशील धातुएं ऑक्सीजन व नमी से जल्दी क्रिया करके यौगिक बना लेती हैं, जबकि कम क्रियाशील धातुएं ऐसा नहीं करती हैं, इसलिए वो मुक्त रहती हैं। प्रश्न 10 है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है जबकि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है, यह ऑक्सीजन और जल से अत्यंत तीव्र दहन करती है, तीव्र अभिक्रिया करती है और बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। जो सोडियम धातु होती है, अगर उसको पानी में ऐसे डाल दिया जाए तो ब्लास्ट हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, इसलिए उसको पानी में नहीं रखा जाता। और फास्फोरस अधातु होती है, वो वायु से क्रिया करती है लेकिन जल से क्रिया नहीं करती, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। यह फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट के जलीय विलयन में तांबे की छड़ डुबोने पर तांबे पर लोहे की परत चढ़ जाती है। फेरस सल्फेट होता है, उसमें अगर तांबे की छड़ रखेंगे तो उस पर लोहे की परत चढ़ जाती है, क्योंकि लोहा तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है, वह तांबे को उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है, इसलिए उसके ऊपर
लोहे की परत चढ़ जाती है। जब जिंक की पट्टी को कॉपर सल्फेट में के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट का नीला रंग गायब हो जाता है और बीकर या बर्तन के पैंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। मतलब जो कॉपर सल्फेट नीला जो होता है ना, उसका रंग गायब हो जाता है और जो भी हमने कांच का बर्तन लिया है या प्लास्टिक का लिया है, उसके पैंदे में कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। एल्यूमिनियम का बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम विद्युत का अच्छा चालक है, इसलिए इसका उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। प्रश्न 7 है, उचित मिलान करो। ये वस्तुएं हैं, ये जंग लगने से रोकने की विधि है। जैसे कैंची, कैंची देखिए इसमें कैंची और चाकू लिख रखा है, चाकू नहीं आएगा इसमें, क्योंकि चाकू वो जंग लगने से रोकने के लिए हम उस पर ग्रीस नहीं लगाते, तो यहाँ पर कैंची ही आना चाहिए। तो कैंची को ग्रीस लगाकर जंग लगने से रोकते हैं। बसों और ट्रकों का ढांचा, जो बसों और ट्रकों का जो ढांचा होता है उनको पेंट करके जंग लगने से बचाते हैं। लोहे की चादरें जो होती हैं उनके ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे का फर्नीचर, उसको उस पर विद्युत लेपन किया जाता है। टिन, क्रोमियम धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि क्रोमियम धातु चमकीली होती है, तो उससे लोहे के जो फर्नीचर बनते हैं बड़े खूबसूरत बनते हैं। बर्तन, बर्तन मिश्र धातु के बनते हैं। जो स्टील होती है वो मिश्र धातु होती है, उससे बर्तन बनाए जाते हैं ताकि उन पर जंग ना लगे। प्रश्न 8 है, नीचे दी गई अधातुओं को उनके उपयोगों के साथ मिलाओ। यहाँ पर ये सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये अधातुएं दे रखे हैं और ये इनके उपयोग दे रखे हैं, तो इनके साथ इनका मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सल्फ़र है, सल्फ़र और गन पाउडर या सल्फ्यूरिक अम्ल में और रबड़ के वल्कनीकरण में, यहाँ पर हम इसको मिला देते हैं ऐसे। उसके बाद जो फास्फोरस है वो चूहे मारने का जहर में बनाने में काम आता है और उर्वरकों में भी। और ये माचिस की जो सतह होती है जहाँ पर तीली रगड़ी जाती है वहाँ पर भी फास्फोरस लगाए जाते हैं। जो क्लोरीन होते हैं वो विरंजक चूर्ण में, और पानी को शुद्ध करने में, पानी को साफ़ किया जाता है तो क्लोरीन डाला जाता है उसमें। हाइड्रोजन वनस्पति घी के निर्माण में और ईंधन वेल्डिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन का उपयोग किया जाता है टिंजर, एंटीसेप्टिक बनाने में और आयोडीन युक्त नमक बनाने में भी। 5 मुख्य वायु प्रदूषकों में से 3 अधातुओं के ऑक्साइड हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये 5 मेन प्रदूषक जो हैं वायु प्रदूषक, उनमें से 3 तो अधातुओं के ऑक्साइड हैं। प्रश्न 9 है, तुम कैसे प्रदर्शित करोगे कि धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं? तो लोहे की जंग लेंगे हम और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और उसको लिटमस पेपर पर लगा कर देखेंगे, तो लिटमस टेस्ट करने पर जो लाल लिटमस होता है वो नीला हो जाता है। अगर लाल लिटमस नीला हो जाता है तो जो धातुएं हैं, धातुओं के जो ऑक्साइड वो क्षारकीय होते हैं। जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो लोहे का जो ऑक्साइड है वो जंग होता है और जंग क्षारकीय होता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लिटमस टेस्ट करने पर नीला लिटमस लाल हो जाता है। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले लिटमस को लाल कौन कर देता? अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड नीले को लाल कर देती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नीले को लाल कर देती है, तो इससे प्रूव होता है कि जो अधातुएं होती हैं उनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। उत्कृष्ट धातुएं क्या होती हैं? क्या चांदी उत्कृष्ट धातु है? वे धातुएं जो वायु और नमी से अभिक्रिया नहीं करती उन्हें उत्कृष्ट धातुएं बोला जाता है। चांदी उत्कृष्ट धातु नहीं है, यह ऑक्सीजन व नमी से अभिक्रिया करती है। प्रश्न 11, सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर धातु व अधातु में अंतर लिखो और प्रति का एक उदाहरण भी लिखो। तो ये है रासायनिक गुण, ये धातु है, ये अधातु है। ऑक्सीजन से क्रिया, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सारणी में दिए गए गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर लिखो। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ये मैग्नीशियम धातु ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है जो कि क्षारकीय होता है। और अधातु मान लो कार्बन ले लेते हैं तो ये अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जब धातु जल से अभिक्रिया करती है, जैसे सोडियम
जल से अभिक्रिया करती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन अधातु कोई क्रिया नहीं करती। जैसे मान लो फास्फोरस लेते हैं हम तो जल से अभिक्रिया नहीं करती। अम्ल से क्रिया, जैसे मैग्नीशियम, इससे H2SO4 से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये जो सक्रिय धातुएं होती हैं, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु होती हैं, वही अम्ल से अभिक्रिया करती हैं और ये जो अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती। क्षारक से क्रिया, कुछ धातुएं ही क्षारक से क्रिया करती हैं। जैसे जिंक जो होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करती है और लवण बनाती है। लेकिन जो अधातुएं हैं तो वो क्षारकों से भी क्रिया नहीं करती है। मतलब जो अधातुएं हैं वो ना तो अम्लों से भी क्रिया करती, नहीं ही क्षारकों से भी क्रिया करती हैं। और जो धातुएं होती वो जो सक्रिय धातुएं होती, जो ज़्यादा क्रियाशील धातुएं वो, और कुछ धातुएं अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करती हैं। प्रश्न 12, निम्न कथनों को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाओ और गलत कथनों को सही करके लिखो। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये गलत है क्योंकि ये क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो क्षारकीय लिखेंगे हम, यहाँ पर अम्लीय की जगह पर क्षारकीय लिखेंगे और यहाँ पर लिख दिया है गलत। कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ये सही है। दही को हमेशा तांबे या पीतल के बर्तनों में ही रखा जाता है। ये गलत है। ये यहाँ पर आएगा कांच या प्लास्टिक या फिर मिट्टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि तांबे और पीतल के बर्तनों में नहीं रखते। तांबे और पीतल के बर्तन से ये क्रिया कर लेती हैं और जहरीली हो जाती हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे गैल्वेनीकरण बोला जाता है। तो यह सही है। अधातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। यह गलत है। अच्छी चालक नहीं होती है, ये यहाँ पर आएगा नहीं होती है। अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर सामान्यतः क्षारकीय गुण वाले ऑक्साइड बनाती हैं। गलत है। अधातुएं यहाँ पर अम्लीय गुण वाले ऑक्साइड बनाती हैं। अम्लीय वर्षा एवं धूमकोह के कारण सल्फर के ऑक्साइड व नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। अम्लीय वर्षा एवं धूमकोह का कारण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यह सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। तो यह गलत है क्योंकि यह सुचालक होता है। ग्रेफाइट जो होता है, जो पेंसिलों के अंदर होता है, उसको अगर हम विद्युत परिपथ में अगर लगा देते हैं तो उसमें करंट प्रवाहित होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वह विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न 13, निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये सोना, तांबा, चांदी और एल्युमिनियम। इसमें चांदी सही है। निम्न में से सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? जिंक, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम। ये सोडियम जो है वो सबसे क्रियाशील धातु है। ग्रेफाइट का कौन सा गुण धातुओं के गुणों से समानता रखता है? जो ग्रेफाइट होता है, मैंने अभी पहले ही बताया था, वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो यहाँ पर स लिख दिया है। मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? मैग्नीशियम अगर जल से अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, दोनों ही बनते हैं। यहाँ पर ये ऑक्साइड काट देना, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आएगा। प्रश्न 17 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। के अलावा सभी धातुएं सामान्यतः परिस्थितियों में ठोस होती हैं। पारा आएगा। पारा जो है वो लिक्विड होता है, मतलब द्रव होता है, लेकिन ये धातु होते हैं फिर भी ये द्रव होता है। ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन भी होने जरूरी है और जल या फिर जलवाष्प की उपस्थिति जरूरी है। अधिकांश धातुएं ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पतली चादरों में पीटा जा सकता है उसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। सभी धातुएं जो जल एवं वायु में उपस्थित गैसों से प्रभावित नहीं होती हैं, प्रकृति में फ्री रहती हैं, मुक्त अवस्था में रहती हैं। मैंने पहले ही बताया था, अगर ये क्रिया नहीं करेंगी तो वो मुक्त अवस्था में रहती हैं। एल्युमिनियम एवं लोहा, स्टील ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इनका उपयोग खाना बनाने के लिए, बर्तन बनाने में किया जाता है। तांबे के बर्तनों की सतह पर वायु एवं नमी की उपस्थिति में एक नीली हरी परत का निर्माण होता है, जो क्षारकीय कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण होता है। तो तांबे के जो बर्तन होते हैं, अगर उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो वायु और नमी की उपस्थिति में उसके ऊपर नीली हरी एक परत बन जाती है, जो कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण बनती है। तो यहाँ तक ये पाठ खत्म हो गया है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।